हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बराबर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल। ठीक है, yes, menstrual cycle or ovarian cycle. It is a characteristic of only and only primates. ठीक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्राइमेट्स का। मतलब ये सिर्फ प्राइमेट्स की फीमेल, अगेन इट्स नॉट प्रेजेंट इन मेल। ये मेल में नहीं होती। ये ओवरी बोला ना बेटा, ओवरियन साइकिल बोला ना, तो ओवरी किसका? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बराबर, तो ये जो प्राइमेट्स होते हैं उन्हीं की फीमेल में होती है। यस, तो सर प्राइमेट कौन कौन है? तो देखो प्राइमेट्स कौन सा, एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखो प्राइमेट्स को कौन कौन बिलोंग करता है। प्राइमेट एक ऑर्डर का नाम है। यस, एक ऑर्डर का नाम है जिसमें कि मंकी, एप्स और ह्यूमन ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स को मंकी, एप्स और ह्यूमन ये बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब ह्यूमन में तो है ही है। ठीक है, ह्यूमन में तो है ही है। यस, बराबर, तो इनकी फीमेल में ये ओवेरियन साइकिल होती है। ठीक है, और अगेन ऑब्वियसली ह्यूमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में ये ह्यूमन में आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि ह्यूमन के केस में हमने प्यूबर्टी वाली बात बोली है, तो ह्यूमन में ये आफ्टर प्यूबर्टी ही होगी, अगेन फीमेल में। ठीक है, अब सर ये साइकिल क्यों है? बराबर, तो देखो बुक के अकॉर्डिंग तो ले ही रहा हूं मैं, पर सबसे पहले बता दूं कि साइकिल क्यों है, ये साइकिल के बारे में क्यों हमको इतना इंपॉर्टेंस है। तो बात ऐसी बच्चों की ह्यूमन में या इन प्राइमेट्स में, तो जो प्राइमेट्स को छोड़ो अब सिर्फ ह्यूमंस की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ रहे हैं। यस, पता है कि ये पूरे प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है। यस, इस पूरे प्राइमेट ऑर्डर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, पर हम ह्यूमन में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आफ्टर प्यूबर्टी, यस प्यूबर्टी के बाद मतलब फीमेल के मैच्योर होने के बाद। तो सर ये क्यों? तो बात ऐसी बच्चों कि ह्यूमन फीमेल में जो एग बनने का जो तरीका है वो एक साइक्लिक मैनर में है। एग, यस, जो फीमेल गमेट है उसका जो बनने का जो पैटर्न है वो एक साइक्लिक मैनर में है। यस, बराबर, और वो साइकिल है 28 डेज की, मतलब 28 डेज के इंटरवल में ही एग बनता है। 28 डेज के एग के इंटरवल में ही एग प्रोड्यूस होता है, वो भी कितना? ओनली 1। ठीक है, 28 डेज में एक एग बनता है, वो भी मैच्योर एग नहीं। आपको पता होगा कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में वो रिलीज होता है। बराबर, तो वो सेकेंडरी oocyte से ओवम या एग तो बन ही जाएगा, पर मेन बात क्या है कि 28 डेज में एक, अगेन आफ्टर प्यूबर्टी। बराबर ना, मतलब महीने में एक ही एग बनता है। तो फिर एग बनता है तो क्या उसके पूरा ये है, फिर एग बनने के बाद फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एग बनने का पैटर्न बता रहा है। यस, कि 28 डेज में ह्यूमन बीइंग में, मतलब ह्यूमन बीइंग की फीमेल में एक एग प्रोड्यूस हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो अगर फर्टिलाइज हुआ तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी कंटिन्यू होंगी, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। यस, 28 डेज के बीच में कभी वो एग रिलीज हुआ है। बराबर, मतलब तो वो बता रहा है कि 14वें डेज को एग रिलीज होता है, 28 डेज के मिड में, मतलब 14th डे को एग रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब वो स्पर्म के साथ यूनियन हुआ तो मतलब ऑब्वियसली जाइगोट बन जाएगा, तो क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बराबर, यस, तो यहाँ पर हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पूरी पढ़ रहे हैं, जिसको हम 4 फेज में डिवाइड कर रहे हैं, ये एग बना, रिलीज हुआ। बराबर, एग बना, रिलीज हुआ और फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिससे फिर से हम फर्स्ट डे पे आ गए। यस, क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर तो 9 मंथ का डेवलपमेंट है पूरा। बराबर, तो इसको पूरे पैटर्न को समझना है हमको, इससे हमको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलने वाले हैं।
ठीक है, ये जस्ट आपका कोई एक लॉन्ग आंसर नहीं है, आप इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ओवेरियन साइकिल है, बराबर, ये इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंड ओनली प्राइमेट्स, ये सिर्फ प्राइमेट्स की फीमेल में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इस पूरे 28 डेज में, ह्यूमन में कितने डेज की है, ह्यूमन में कितने डेज की है, 28 डेज की है। तो इस 28 डेज में साइक्लिक चेंज या सीरीज में चेंजेस होंगे, बराबर, किसमें ऑब्वियसली ओवरी, यस, साइक्लिक चेंजेस या सीरीज में चेंजेस होंगे इन 28 डेज में, बराबर, मतलब पहले दिन से लेके आप 28 डेज तक, फिर 20 डेज से फिर पहले दिन तक, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। ठीक है, तो साइक्लिक और या सीरीज में चेंजेस होंगे किसमें, साइक्लिक मतलब 28 डेज तक फिर से वही बात होगी, और सीरीज में मतलब 1 से लेके 28 डेज में क्या हो रहा है, 1 से लेके 28 डेज में क्या हो रहा है, तो हो गई सीरीज। ठीक है, तो ओवरीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब आपका बेसिकली यूट्रस ही इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, यूट्रस की वो भी एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में आपको चेंजेस समझ में आएंगे वहाँ पे, बराबर। पूरे 28 डेज में ओवरी में और यूट्रस में सीरीज में चेंजेस होते हैं, और फिर 28 डेज तक फिर से वो साइक्लिक में आ जाते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट होता है ना वो चीज़, 28 डेज बाद फिर से फर्स्ट डे और फिर से 20 डे तक वो बात जाती है। दैट्स व्हाई दे कॉल सीरीज एंड साइक्लिक चेंजेस वेयर ओवरी एंड यूट्रस, बराबर। ठीक है सर, ये जो चेंजेस जो आप बोल रहे हो कि ओवरी और यूट्रस में साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यस, ओवरी और यूट्रस में आप क्या बोल रहे हो कि साइक्लिक और सीरीज में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यस, तो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन, बराबर। रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन, यस, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स कौन से? तो देखो, हार्मोन्स में है आपके पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, तो पिट्यूटरी के साथ तो बहुत सारे हार्मोन है, उसमें से कौन से है? तो उसमें से है गोनाडोट्रोपिन या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यस, गोनाडोट्रोपिन। अब ये क्या है, हम लोग जब हम लोग हार्मोन्स के बारे में जानेंगे तब समझ में आएंगे कि गोनाडोट्रोपिन्स क्या है। बस इतना समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का गोनाडोट्रोपिन्स, यस, गोनाडोट्रोपिन के दो टाइप है, एक है FSH और एक है LH। FSH स्टैंड फॉर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH स्टैंड फॉर लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन। और ओवेरियन हार्मोन में कौन से हैं? गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि गोनेड्स में डील कर रहे हैं, और गोनेड्स ओवरी और टेस्टिस, है ना। तो पिट्यूटरी का गोनाडोट्रोपिन जिसके दो प्रकार है, FSH और LH। ठीक है, FSH और LH। और ओवेरियन हार्मोन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यस, ये चार हार्मोन का ये इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए देखो, ये जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है, यस, ये दो हार्मोन, ये जो पूरा 20 डेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, बस कि 20 डेज में हार्मोन का क्या लेवल है। तो ये दो जो पेयर है, ये वाले पहली पेयर, ये FSH और LH के बारे में। ठीक है, फिर ये जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, ये ओवरी में होने वाले कि प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल से फिर ये ओवुलेशन, ये कार्पस ल्यूटेम वाली बात, और ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस के बारे में, इस पूरे 28 डेज में ये दिया हुआ है। तो इन दोनों के द ओवरी में होने वाले चेंजेस और एंडोमेट्रियम में होने वाले चेंजेस के लिए ये चार हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से ये पहली जो पेयर बनाई है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, दैट इज FSH और LH। ठीक है, तो उसमें से सर FSH कौन सा है? तो देखो, ये जो ब्लैक कलर का जो बना है वो FSH है। ठीक है, ब्लैक कलर से जो बना है वो FSH है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से बनाया है दैट इज LH। ठीक है, और वही यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से जो बना है ये ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन, और जो ब्लू कलर से बना रहा है दैट इज प्रोजेस्टेरोन।
ठीक है, यस। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कितने दिन की है? 28 डेज की है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ह्यूमन भी है, बराबर। कौन चेंजेस करवा के ले रहा है? हार्मोन्स। कहाँ चेंजेस हो रहे हैं? ओवरी और आपका एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस में। कितने दिन की है ह्यूमन में? 28 डेज की है, बराबर। और 28 डेज के मिडल में मतलब 14th डेज में एग रिलीज हो रहा है। फिर वो एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली। तो ये जो पूरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना बच्चों, ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ वाली कंडीशन है। मतलब जो एग इस कंडीशन में रिलीज हुआ और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ये बात हो जाती है। मतलब जिसको हम पहले पढ़ने लगे वो सबसे आखिरी में आ रहा है। पहले एग बनेगा फिर फर्टिलाइज नहीं होगा, बराबर। पर कैसा है, अब हमने क्या करा, अपने कन्वीनियंस के लिए कि जो चीज हमको ऑब्जर्व हो रही है उसको हमने फर्स्ट डे पे ला लिया, बराबर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट डे है या जो पहला फेज है वो ऑब्जर्वेबल फेज है, जिसको मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस वाला जो फेज बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, यस। तो वो ऑब्जर्वेबल है। यस, फीमेल थोड़ी बता सकती कि अभी मेरे बॉडी में ओवुलेशन हुआ है या मेरा ल्यूटियल फेज चल रहा है। यस, हाँ, पर ये जो 5 दिन का जो पहला फेज है जिसको हम पहला कंसीडर करके चल रहे हैं वो तो समझ में आता है ना कि ब्लीडिंग फेज चल रहा है और ये इतने दिन का है। यस, फिर उसके अकॉर्डिंग अंदाज बन जाता है कि कौन से दिन एग रिलीज हुआ होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। यस, ओपन साइक्लिक है तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप घूम फिर के वहीं पे पहुंच सकते हो अगेन, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है। यस, तो इसको फिर 4 फेजेस में डिवाइड किया है। यस, और वो 4 फेजेस कौन से चलो देखते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी तक बोला वो जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में जो पहला पैराग्राफ है ना उसके अकॉर्डिंग बोला, ठीक है। अब उसको उन्होंने 4 फेजेस में डिवाइड किया, तो एक एक फेज को बात करते हैं। पर अगेन उन्होंने पूरे फेज में डिवाइड किया है, एक एक फेज को डिटेल में तो ले गए, पर अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरे तरीके से भी देख लेते हैं। चलो कितने 28 डेज की बोला तो पूरा हिसाब कर लेते कि 28 डेज बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। पहले देख लेते कि फेज कितने हैं। यस, कितने फेजेस में उन्होंने डिवाइड किया पूरे 28 डेज को या पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को उन्होंने कितने फेज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो वो फेजेस कौन से? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअली लिखता हूँ। दूसरा इधर है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, इसको ए दिया उन लोगों ने, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज को बी दिया हुआ है। सी है ओवुलेशन, ठीक है, और इनके भी डबल नाम है पर अभी सिंगल नाम से ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। और डी दिया है, डेट इज अ ल्यूटियल फेज, ठीक है। यस, अब 28 डेज का पूरा हिसाब देखते हैं कि 28 डेज बराबर बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, ठीक है। ये होता है 1st to 5th डे। यस, अप्रोक्सीमेटली पहले 5 दिन ही लेके चलते हैं। कोई बोलता है कि 7 दिन का है, पर अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का ही लेके चल रहे, क्योंकि हमको 28 डेज में कंप्लीट करना है, बराबर। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है पर अप्रोक्सीमेटली 28 डेज लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो ये 1st to 5th डे। फिर ये होता है 6 से 13वें डेज तक, ये होता है फिर 14वें डेज, और ये होता है 15 to 28 डेज, बराबर। तो ये तो मैंने 1 से लेकर 28 तक के पूरे दिन बता दिए। अब हर एक फेज का एक्चुअल डे कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज कितना? 1st to 5 मतलब 1 2 3 4 5 मतलब कितने दिन का है ये? 5 डेज का है, ठीक है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 13, ठीक है, 6 to 13 ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 8 डे का, ठीक है। ये 14 मतलब 1 डे, 1 दिन का है, ठीक है। यस और नो, हाँ। और इसके बाद में 15 to 28 मतलब 14 डेज। करो बरा कैलकुलेट, ये 13 14 28 डेज, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डे वाइज बताते हैं कि 1st to 5th डे, 6 to 13 डेज, पर आपको ये भी तो पता है कि हर फेज कितने दिन का है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन का, प्रोलिफरेटिव फेज 8 दिन का, ओवुलेशन फेज
1 दिन का, और ल्यूटेल फेज 14 डेज का। ये बराबर 28 डेज आ गए, और इधर बराबर 1 to 28 भी पहुंच गए हम लोग। ठीक है, समझा? यस। तो चलो अब एक एक फेज को लेते हैं। यस, सबसे पहला फेज कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। और अगेन ध्यान में रखो कि जिसको हम पहला फेज बोल रहे हैं वो सबसे आखिरी में होता है। यस, क्योंकि जो पहला फेज हम के ऊपर चलो बात करते हैं ना पहले फेज के ऊपर। चलो इसको तो रखना ही है हमारे को, वो तो हमारे काम का ही है। मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। ठीक है, अब ये है कितने दिन का? तो ये है 1 to 7 डेज पर, 7 डेज है पर, मतलब 1 to 7 मतलब क्या होगा? ये 7 दिन का होगा अप्रोक्सीमेटली। इसको 3 से 7 दिन कंसिडर करके चलते हैं, पर हम लोग 5 दिन का कंसिडर करेंगे, मतलब 1st to 5 डेज, 1st to 5th डे, मतलब कितने दिन का? 3 से 7 दिन बोला है, पर लिया कितना है? 5। ठीक है, यस। इसमें होता क्या है? इस फेज में होता क्या है? तो इस फेज में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, वजाना के थ्रू ब्लीडिंग होती है अप टू कितना ml? 45 to 100 ml ब्लीडिंग होती है। पर ना सिर्फ ब्लीडिंग होती है, यस, उसके साथ में म्यूकस, यस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का सिक्रेशन, बराबर, और अनक्लॉटेड ब्लड, इवन उसके साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सब वजाना के थ्रू डिस्चार्ज होता है, बराबर। कितने दिन तक? लगभग 5 दिन तक। ठीक है, और इसको मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ? यस, अब इसमें क्या हुआ है, तो क्या हो रहा है तो बात समझ में आ रही है क्या? कि ब्लीडिंग हो रही है। कितने दिन? 5 दिन। कितना? 45 ml, 45 to 100 ml, यस, अनक्लॉटेड ब्लड, म्यूकस, यस, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यस, बराबर, जो भी एक्स्ट्रा बना था, यस, ब्लड वेसल्स वगैरह सब उसमें से टिश्यू फ्लूइड, ये सब क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। कितने दिन के लिए? लगभग 5 दिन के लिए। पर ये सब क्यों हुआ? तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये सब इसलिए हुआ कि ये जो हार्मोन है, 2 हार्मोन, कौन से? एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है ईस्ट्रोजन। ठीक है, इनकी कमी के कारण, यस, इनका लेवल कम होने के कारण वो जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम जो बनी थी वो फॉल ऑफ हो जाती है। यस, और वो कितने थिकनेस तक आ जाती है? वो आ जाती है 1 mm थिकनेस तक आ जाती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ, ये पहले 0 से 5 दिन, ठीक है, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, और वो किसके कारण हुआ? इस प्रोजेस्टेरॉन, देखो प्रोजेस्टेरॉन इधर कम हुआ है, यस, इधर कम हो रहा है, और ईस्ट्रोजन, देखो ईस्ट्रोजन भी कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो रहा है। यस, तो ये 20 डेज खत्म हो रहा है। आप पहले दिन पे आ रहे हो, इसके बाद यही स्टार्ट होगा ना। यस, ये 28 डेज है, तो इधर वो कम हुआ इसलिए ये हुआ। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की कमी हुई, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन रिलीज हुआ। प्रोस्टाग्लैंडिन, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ये रप्चर हुई। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या हुई? रप्चर हुई। प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये 2 कम हुए। यस, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण वो एंडोमेट्रियम फॉल ऑफ हुई, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये दोनों कम हुए। ये दोनों कम क्यों हुए? क्योंकि जो एग रिलीज हुआ था 14वें डेज पे जो एग रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगेन वो जो एग रिलीज हुआ वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, पर जो रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, और फर्टिलाइज नहीं होने के कारण क्या हुआ? क्योंकि एक कार्पस ल्यूटेम नाम का स्ट्रक्चर बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, तो कार्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं हो पाया, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन नहीं हो पाया। प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन नहीं होने के कारण, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेवल नहीं मेंटेन होने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ गया, और उसने वो एंडोमेट्रियम को फॉल ऑफ कर दिया, एंड दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बराबर। इसलिए इस मेंस्ट्रुएशन को फनरेल या फुनरेल ऑफ
अनफर्टिलाइज एग भी बोला जाता है, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग, मतलब उसका वो यूट्रस जो है मातम बना रहा है, ठीक है। यस, वो तो जैसे लिटरेचर लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, उसका उतना कोई सेंस नहीं, वो आपने नहीं भी लिखा नहीं भी बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात देखो कि कौन से हार्मोन की कमी हुई। अब कुछ बच्चों का शायद अगर सर्कुलेशन हुआ है तो उनका एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वो भी 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, और हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जब ब्लीडिंग होती है तो 3 से 4 मिनट के अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो फिर सर ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रोनोजिन, क्लॉटिंग में फाइब्रोनोजिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पर फाइब्रोनोलाइसिन सीक्रेट हो रहा है, जिसका से वो फाइब्रोनोजिन को बनने नहीं दे रहा है, जिसका से वो चीज़ क्लॉट नहीं हो पा रही है, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। मतलब क्लॉटिंग वाले मैकेनिज्म को होने ही नहीं दिया जा रहा है। फाइब्रोनोलाइसिन जो है, जो कि फाइब्रोनोजिन को ख़त्म कर दे रही है, जिसका से ब्लड जो क्लॉट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। नहीं तो अब नॉर्मल भी आपको कोई जख्म होती है तो फिर ब्लीडिंग होती है तो रुक जाती है, फिर ये तो 5 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। अरे तो उसको वो इसलिए हो रही है कि वो जो चीज़ बनी है उसको रिमूव करना है, पर बॉडी का मैकेनिज्म है। यस, तो इसलिए भी फाइब्रोनोलाइसिन है वो, जो कि फाइब्रोनोजिन को बनने ही नहीं दे रहा है, फाइब्रोनोजिन को बनने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, है ना? हाँ, उसके बाद तो हो गया ना, इसमें और क्या? हाँ, तो यूट्रस में ये चेंजेस हुए, यूट्रस में क्या, एंडोमेट्रियम फॉल ऑफ हुई, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कमी कारण, इसके कारण ये रिलीज हुआ। अब ओवरी में क्या चेंजेस हुए? ओवरी में क्या चेंजेस हुए? तो देखो, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कमी हुई तो क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिल जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन रिलीज करना चालू कर देता है। यस, FSH, और इस FSH के कारण, दैट इज फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है ये प्राइमरी फॉलिकल तक पहुंच जाते हैं, या जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल तक पहुंच जाते हैं। यस, मतलब ओवरी में ये चेंजेस हुए हैं। ओवरी में क्या हो रहा है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी तक, या प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी तक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, क्योंकि FSH धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो FSH धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इस 5 ये बड़ा है ना थोड़ा सा, ठीक है, इधर तो कम था, अब वो FSH बढ़ रहा है, ठीक है। तो FSH के इन्फ्लुएंस में वो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल तक पहुंच गए हैं, और जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी तक पहुंचे। तो ये हुए ओवरी में चेंजेस। पर मेजर जो बात थी इस फेज में, वो एंडोमेट्रियम का फॉलोअप बताना था, ठीक है। तो हमने दोनों देखा कि एंडोमेट्रियम फॉलोअप क्यों हुई, यस, और ओवरी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। और ये कितने दिन तक चलेगा? जो मेंस्ट्रुअल फेज था वो कितने दिन तक का था? आपके पहले 5 दिन, मतलब 5 डेज का था, हो गया। तो ये था पहला फेज। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फेज की तरफ में, ठीक है। सेकेंड फेज कौन सा है? प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। उसको और एक नाम दिया है, दैट इज फोलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और फोलिकुलर फेज, और एक नाम दिया दैट इज अ पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद हो रहा है ना ये, यस। तो उसको 3 नाम दिए गए, प्रोलिफरेटिव फेज, एक कौन सा, दैट इज अ फोलिकुलर फेज, बराबर, और एक कौन सा, दैट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। इसके बारे में ये बात बोलेगी, ये कब से कब तक है? तो ये 6 to 13 डेज तक है, यस। और इसको बुक वालों ने क्या बोला है कि ये जो फेज है ये बाकी सब फेजेस से ज़्यादा वेरिएबल है, बाकी जो फेजेस से ये ज़्यादा वेरिएबल है। अब कैसे वेरिएबल, चलो देखते हैं कि क्या इसमें और ज़्यादा वेरिएशंस है। तो देखो, मेन बात तो ओवरी में होंगी यहाँ पे। अब यस, मेन बात ओवरी में होने वाली है, क्योंकि देखो, आप देखो, ये 5वां दिन हो गया, अब 5वें दिन से आपको ये 13वें डेज था, 14वें डेज पे तो कुछ होगा, तो ये चीज़ होने वाली है, ये जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर होने वाले हैं, यस। तो वैसे तो प्राइमोर्डियल से प्राइमरी बन गए हैं और प्राइमरी से सेकेंडरी बन गए, तो अब सेकेंडरी से क्या बनेगा? ऑब्वियसली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी से क्या बनेगा? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, यस। तो स्टार्ट तो 12-13 हो गए, यस। लगभग कितने स्टार्ट होंगे? 6 से 12,
6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योरेशन के लिए स्टार्ट होंगे, पर कोई एक मैच्योरिटी तक पहुंचेगा। अगेन कोई एक ओवरी का, समझेगा, कोई एक ओवरी का। यस, क्योंकि हम फीमेल की बॉडी में 28 डेज में एक एग बनता है, बराबर, पर ओवरी तो 2 है। हाँ, तो एक एग अगर इस मंथ 20 डेज में बना है तो अगली ओवरी से अगले 20 डेज के बाद बनेगा, मतलब ऑल्टरनेट होता है। ठीक है, तो अभी बात तो पूरे बॉडी की हो रही है, हाँ, है ना। तो 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। यस, सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जिससे कि क्या बनेगा, वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा या मैच्योर फॉलिकल बनेगा, बराबर। अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। पर जब वो ये प्राइम सेकेंडरी बन जाता है तो तब वो सिक्रेटिंग नेचर का भी होता है, और उस समय ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी सिक्रेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी सिक्रेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल कोई एक बनेगा, मैच्योर फॉलिकल कोई एक बनेगा, तो सर फिर बाकी के क्या होंगे, तो बाकी के डिजेनरेट हो जाएंगे। यस, क्योंकि 6 से 12 स्टार्ट हुए हैं और बन कोई एक रहा है, तो सर बाकी के जो फॉलिकल्स है उनका क्या होगा, वो डिजेनरेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, एंड दैट डिजेनरेशन कॉल्ड एज अ एट्रेशिया। उस डिजेनरेशन को क्या बोलेंगे, एट्रेशिया। ठीक है, यस। पर जब ये सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलपिंग स्टेज में है तो ये सिक्रेटिंग नेचर का भी है। ये कैसा है, सिक्रेटिंग नेचर का भी है, और उस समय पे ये ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉलिकल होता है उसकी जो थीका इंटरना होती है उससे ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया है, ग्राफियन फॉलिकल समझा के हो चुका है इसके पहले। ठीक है, हो गया ना, ओवरी जब पढ़ा था ग्राफियन फॉलिकल हो गया है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान दो। तो ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट होगा ना, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, चलो देखते हैं, और बराबर। और इसी समय पे अब देखो यहाँ पे बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मालूम है कि उन लोगों ने, ध्यान दो, बुक मेन चीज तो यही है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। यस, और वो जब सेकेंडरी से ग्राफियन बन रहा है उस समय सिक्रेट नेचर का भी, तो ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट होगा। तो इस फेज में मेन बात क्या हुई कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया और ईस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी ठीक होना चालू हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम भी क्या होंगी, ठीक होना चालू हो जाएंगे। यस, एंडोमेट्रियम भी कितने mm तक आ चुकी थी, 1 mm तक आ चुकी थी, अब ये 3 to 5 mm तक ठीक हो जाएंगे, 3 to 5 mm तक ठीक हो जाएंगे। यस, ये तो समझ में आ गया। तो ये तो 2 मेन बातें थी, पर अब बुक में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने, ध्यान दो, थोड़ा सा बुक में कंफ्यूज किया है। कैसा, चलो देखते हैं कैसा कंफ्यूज हुआ है हम लोग। थोड़ा बीच में दूसरी बात, एक GnRH के बारे में बोला है। यस, दैट इज अ GN फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। गोनाडोट्रोपिन, बीच में कुछ दूसरी बात देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ये रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। और ये हाइपोथैलेमस से ये फैक्टर एक्ट होता है किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे एक्ट होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट होता है। ठीक है, जिसके फिर इन्फ्लुएंस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड FSH नाम का हार्मोन और LH, ये दोनों रिलीज, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके इन्फ्लुएंस में FSH और LH सिक्रेट करती है। तो ये बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत तो नहीं थी। यस, और ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये सब चीजें हमको हार्मोन वाले चैप्टर में हमको अच्छे से समझ आएंगे कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। बस ये समझो कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH को रिलीज कर रही है। ठीक है, इस चीज को आपने उतना टेंशन नहीं ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ। अब जो आपका जो फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है। वो ग्राफियन फॉलिकल तो बना, पर जब वो ग्राफियन फॉलिकल तक बन रहा था या बन गया है अब, तब वो ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट कर रहा है, और वो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको रिपेयर करेगा। जो 1 mm तक आई थी, एंडोमेट्रियम जो 1 mm तक आई थी, उसको रिपेयर करेगा। यस, फिर से उसमें एंडोथेलियल सेल्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ये सब उसमें प्लोरीफरेट या ऐड होना चालू होंगी, जिसका से वो और थिक होंगी। यस, मतलब फिर से वो 3 से 5 mm तक आ जाएंगी। यस, और वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए केपेबल बन रही है, ताकि वो उसको नरिश कर सके, किसको, फर्टिलाइज एग को। ठीक है, तो ये इस फेज में होता है, किसमें, प्रोलिफरेटिव फेज में, बराबर। अब आते हैं हम लोग अगले फेज की तरफ में,
जो है थर्ड फेज, वो बहुत शॉर्ट है, 1 दिन का है बस, थर्ड फेज, ठीक है। वो थर्ड फेज का नाम है दैट इज ओवुलेशन। यस, थर्ड फेज का नाम है ओवुलेशन। देखो उसके कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं, और उसमें मेन चीज तो एंडोमेट्रियम में 1 दिन में क्या फर्क पड़ जाने वाला है, इसलिए एंडोमेट्रियम का तो बोला ही नहीं। मेन बात बताइए कि ओवुलेशन में क्या हो रहा है, ओवुलेशन में क्या हो रहा है। अगेन आप बोलोगे सर आप चारों हार्मोन के बारे में क्यों नहीं बोलते। मैंने बोला ना आपको कि जिस हार्मोन का जिस फेज में जो प्रभाव है उसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आपने ईस्ट्रोजन का प्रभाव था, तो आपने मतलब प्रोलिफरेटिव में ईस्ट्रोजन का प्रभाव था या एफएसएच का, उसके बारे में बोला। उस समय हम एलएच और एफएसएच के एलएच और प्रोजेस्टेरोन के बारे में क्यों बात करेंगे। बॉडी में है वो, पर वो उस समय उसका उतना रोल नहीं है, जिस समय जिसका ज़्यादा रोल है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ग्राफ में तो हमने चारों के बारे में बताया पूरे 28 डेज में, पर आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कि हर फेज में जिस फेज के बारे में आप बात करो उस फेज में किस हार्मोन का क्या रोल है, कौन सा हार्मोन माहौल कर रहा है उस समय में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो कंफ्यूज फिर अगेन बोलोगे कि सर आपने तो ग्राफ में चारों के बारे में, फिर आपने ये क्यों नहीं बताया कि पहले भी तो एलएच था फिर वो कम था, तो एलएच के बारे में क्यों नहीं बोला आपने, इधर फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी तो है, फिर इनके बारे में आपने कुछ भी नहीं बोला। तो वैल्यू देखो, वैल्यू किसी की भी जीरो नहीं है, पर पीक वैल्यू किधर है, मेन बात, मेन उसका रोल कौन से एरिया में, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये फीमेल बॉडी तो ईस्ट्रोजन तो रहेगा ही ना, फीमेल बॉडी है तो ईस्ट्रोजन थोड़ी गायब हो जाने वाला है, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी तो कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। यस, तो ओवुलेशन, तो ओवुलेशन 1 दिन का है, और इसमें देखो ये एलएच का बहुत प्रभाव है। देखो इस समय पे एलएच कितना पीक पे है, और वो एलएच क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, और उसमें सेकेंडरी oocyte स्टेज वाली जो स्टेज है एक को रिलीज करता है, ठीक है। रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज एग इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, कहाँ, इन पेल्विक कैविटी। वो ओवरी से बाहर निकला है अभी, यस, ओवरी से बाहर निकला है, और वो ओवरी अभी कहाँ है, पेल्विक रीजन में है, तो पेल्विक कैविटी में रिलीज हो गया, फिर उसको फैलोपियन ट्यूब रिसीव करके अपने अंदर ले लेगा, फैलोपियन ट्यूब उसको रिसीव करके अपने अंदर ले लेगा, और फिर वो एम्पुला तक पहुंच जाएगा। फिर इधर से अगर स्पर्म पहुंच गई तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा वहाँ पे, पहुंची तो, नहीं तो फिर देखो क्या होता है। तो ये जो फेज है दैट इज अ ओवुलेशन, जिसमें कि एग रिलीज हो रहा है, और ये होता कब है, 14 डे को होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके इन्फ्लुएंस में, एलएच के इन्फ्लुएंस में। क्या होता है सर, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte स्टेज वाला एग रिलीज होता है, कहाँ सर, ओवरी से बाहर पेल्विक कैविटी में, फिर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर तो हो ही जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब का काम वो ले लेगा उसके अंदर, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ओवुलेशन, ठीक है। तो सर फिर वो जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी का जो पार्ट है वो क्या बनेगा, तो सर ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी का पार्ट है वो बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम, वो अभी ओवरी में है। ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी का पार्ट है वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा सर कार्पस ल्यूटियम, जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। और देखो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला मतलब हार्मोन रिलीजिंग स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने ये बोला कि वो एंडोक्राइन है तो समझ जाने का कि हार्मोन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी में प्रेजेंट है, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम का अपना माहौल चालू होगा, यस। इसलिए जो अगला फेज है उसको हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि अब हमारा लास्ट फेज है जो कि लंबा है अब, दैट इज अ ल्यूटियल फेज, दैट इज अ ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, ठीक है, यस। इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन का माहौल रहने वाला है, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है, अब वो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा और एंडोमेट्रियम को और थिक करेगा। वो अभी 5 mm तक थिक है, अप टू 7 mm तक उसको थिक करेगा। वहाँ की जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, जो एंडोमेट्रियम सबसे इनर वॉल ना, ये एंडोमेट्रियम है ना ये, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है वो वहाँ के जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड से वो दैट इज यूट्राइन फ्लूइड्स या यूट्राइन मिल्क वगैरह सिक्रेट करना चालू कर देंगी फॉर अगेन वो जो फर्टिलाइजर को नरिश करने के लिए, बराबर, यस। तो वो इस तरीके से हो जाएगी। अब जो एग रिलीज हुआ है 14वें डेज, चलो ये तो होने वाला है, 14वें डेज में जो एग रिलीज हुआ है, 14वें डेज में जो एग रिलीज हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब में तो आ गया अब, ठीक है।
अब अगर 24 आवर के अंदर अगर उसको स्पर्म नहीं मिला, अब स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज होगा, तो अगर 24 आवर के अंदर उसको अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो डीजेनरेट हो जाएगा। यस, मतलब 14वें डे को ओवुलेशन हुआ, मतलब 15वें डेज को, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें डेज में अगर स्पर्म नहीं आई तो एग जो है वो तो रिलीज होके ख़त्म भी हो गया। पर अभी कार्पस ल्यूटेम जिंदा है। यस, एग तो ख़त्म, वो कोई काम का नहीं, पर अभी हम 15वें दिन पे है, कार्पस ल्यूटेम है। यस, तो जो कार्पस ल्यूटेम है वो उसको सिग्नल अभी वो देखो अभी वो रिटेन रहेगा, वो अभी पहले 7 से 8 दिन रिटेन रहेगा, बराबर। और वो 7 से 8 दिन रिटेन रहेगा, तो बोल भी रहे ना कार्पस अराउंड 2 वीक। यस, मतलब 2 वीक मतलब 14 दिन वो जिंदा रहेगा, पर उसको ये नहीं पता कि एग रिलीज नहीं हुआ है करके, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। कार्पस ल्यूटेम जिंदा तो है, जिंदा मतलब फंक्शनल तो है, वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, पर एग उधर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ध्यान दो, एग उधर फर्टिलाइज नहीं हुआ, बराबर। तो ये अभी लगभग 10-12 दिन मेंटेन रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी मेंटेन रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन रहेगा तो एंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहेंगी, और एंडोमेट्रियम और मस्त 7 to 8 मीटर, 1 mm तक, सॉरी नॉट मीटर, mm तक वो थिक हो जाएंगी, पूरी रिसेप्टिव होगी, पर उधर एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है। यस, तो भैया उसको जो SCG नाम का एक हार्मोन होता है उसका सिग्नल मिला ही नहीं है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का उसको सिग्नल मिला नहीं है, जिससे कि कार्पस ल्यूटेम अब मेंटेन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं होगा। तो चलो 14 से 28 तक की बात तो हो गई, पर उसके बाद अब बात नहीं होगी, सीधा प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होगा तो एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएंगी, फॉल ऑफ हो जाएंगे। यस, तो जब कार्पस ल्यूटेम जब डीजेनरेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्पस अल्बिकन्स। जैसे आप ओवरी के डायग्राम में देखना, एक व्हाइट कलर का स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, चबाई हुई चिंगम जैसा, ठीक है। यस, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कार्पस अल्बिकन्स, ठीक है। तो ये चीज होने वाली है, और ये सर ये फेज कितना है, सर ये फेज है 14वें डेज में तो ओवुलेशन हुआ, मतलब 15वें दिन से 28वें दिन तक ये फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सिक्रेटरी फेज है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भरमार है, ये जिसमें वो एंडोमेट्रियल मस्त सिक्रेटिव नेचर की होगी, थिक हो गई, पूरी रिसेप्टिव होगी, पर अगर फर्टिलाइज हुआ तो वो चीज कंटिन्यू होगी, फिर वो चीज तो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू हो जाएंगी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। पर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर से बात पहले दिन पे आ जाएंगे। यस, क्योंकि एक रिलीज हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो 24 आवर के अंदर में अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, 24 आवर के अंदर अगर फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ तो वो तो डिजेनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटेम बना है वो मेंटेन है, वो भी कितना दिन मेंटेन रहेगा, 10 से 12 दिन मेंटेन रहेगा। उस बीच में अगर उसको SCG का सिग्नल नहीं मिला तो वो कार्पस अल्बिकन्स बन जाएगा, वो कार्पस अल्बिकन्स बना तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा, फॉल ऑफ, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटेम के बारे में और बात बता दूं कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो कार्पस ल्यूटेम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक मेंटेन होगा, उसके बाद तो वो डीजेनरेट हो ही जाएगा। पर तुम बोलोगे सर फिर पहले 3 महीने, अभी 6 महीने तो और बाकी है प्रेगनेंसी के। यस, हाँ, तो तब तक प्लेसेंटा बन जाता है, और प्लेसेंटा फिर कार्पस ल्यूटेम का फंक्शन को आगे कंटिन्यू कर लेता है, ठीक है। तो ये था अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यस, ये था अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया, तो ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है ये, चलो हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये चीज़ तो समझ में आ गई, पर हमको ये भी तो समझना कि ये टॉपिक हमको क्यों दिया है। यस, जिससे कि हमको हमारे एक बनने का पैटर्न तो समझ में आता है, ह्यूमन बीइंग में भी, अगेन ह्यूमन फीमेल में एक बनने का पैटर्न समझ में आता है कि 28 डेज के इंटरवल में भी एक बन रहा है, एग रिलीज हो रहा है। यस, बन रहा है मतलब रिलीज हो रहा है। यस, ऊपर से कि हर 28 डेज बाद ब्लीडिंग हो रही है, और वो जो ब्लीडिंग है वजाना के थ्रू डिस्चार्ज हो रही है। यस, अब वजाना के पास में यूरेथ्रल ओपनिंग भी है, उसके पास में एनल ओपनिंग भी है, ऊपर से ये तो ब्लीडिंग है। यस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस वगैरह हो सकते हैं, है कि नहीं, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर वही है, हमको मतलब जो फीमेल है उसको उस प्रॉपर हाइजीन, मतलब जो साफ सफाई का उसको ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा।
यस, तो फिर वो सैनिटरी पैड्स वगैरह की जो बात करते हैं, फिर वो सैनिटरी पैड्स का डिस्पोजल की बात करते हैं, बराबर। तो ये सब बातें जरूरी हो जाती है। जैसे कि क्या बोल रहा है कि जो प्यूबिक एरिया है उसको साफ सुथरा रखना जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो सकती है, तो फिर ब्लीडिंग से वो ब्लीडिंग हो रही है तो और ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, चेंज द सैनिटरी नैपकिन एवरी 5 to 4 आवर, क्योंकि ब्लीडिंग फेज चालू है तो वो जो सैनिटरी नैपकिन जो है या सैनिटरी पैड जो है वो 4 to 5 आवर्स में उसको चेंज करना है। फिर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बराबर, जिससे कि इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो किए जा सके, ठीक है। फिर जो सैनिटरी पैड है, फोर्थ पॉइंट, सैनिटरी पैड जो है उसको डिस्पोज भी हमको कैसा करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज, मतलब उसको डस्टबिन वगैरह से बाहर फेंकना है, ना कि उसको टॉयलेट में डाल दिया, टॉयलेट चौक कर दिया, बराबर। फिर उसके बाद में यस, एक और चीज मजेदार, ये इसके ऊपर तो पूरा पिक्चर बना है, पैडमैन पिक्चर तो पूरा इसके ऊपर बना है कि सैनिटरी नैपकिन जो है, अब सबसे सेफ तरीका तो उन्होंने वो सैनिटरी पैड के ऊपर ही बात की है, पर अगेन अगर कपड़ा तो यूज नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, पर अगेन वो जो नैपकिन है वो साफ सुथरा होना चाहिए। वही होता है कि यूज क्या बोलता है, यूजिंग डैम्प एंड डर्टी क्लोथ्स और यूजिंग सैनिटरी नैपकिन लॉन्गर टाइम कैन बी परफेक्ट एनवायरमेंट, मतलब जो गंदा वगैरह अगर है तो ये जो परफेक्ट एनवायरनमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, और जिससे कि फिर दैट इज यूरिनरी ट्रैक बोलो या वजाइनल ट्रैक के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे कि अगेन जनरल हेल्थ पे फर्क पड़ जाएगा उससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जरूरी है, हमको इसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि